पाठशाला में पुनः आपका स्वागत है। तो आज हम लोग अगले अध्याय करेंगे, अध्याय का 3.2 प्रश्नावली करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पढ़ चुके थे हम लोग दो चरों के रैखिक समीकरण, उसका हमने एक अध्याय कर चुका था और अगले अध्याय हम लोग आज करेंगे। ठीक है, चलिए तो अगला अध्याय क्या है? अध्याय नहीं सॉरी प्रश्नावली। तो प्रश्नावली क्या है? प्रश्नावली हो जाएगा आपका 3.2। ठीक है, प्रश्नावली 3.2 का देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए आपको कहीं प्रॉब्लम होता होगा तो आप कमेंट कीजिए, उस पर मैं आपको एक नया वीडियो बना दूंगा, और कहीं आपको दिक्कत होगा तो आप मुझे मेल कीजिएगा। ठीक है, देखिए इधर क्या है पहला क्वेश्चन। निम्न समस्याओं का समीकरणों के युग्म का बताएं। निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बताइए। ठीक है, तो क्या कर रहा है ये, और उनकी ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। ठीक है, तो 10 क्लास के लड़के मतलब 10 क्लास के लड़के लड़कियां हैं। अब इसमें बोल रहा है कि लड़कों की संख्या क्या है, लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। यानी कि यदि लड़कियों की संख्या, तो टोटल कुल विद्यार्थी कितने हैं? कुल विद्या क्विज में प्रतियोगिता में क्विज प्रतियोगिता है ना, हाँ पहली प्रतियोगिता। तो पहली प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कुल विद्यार्थी कितने हैं? कुल 10 हैं। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि पहली प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कुल 10 विद्यार्थी हैं। अब उसमें बोल रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो यहाँ पे देखिए माना कि लड़कों की संख्या क्या है, लड़कों की संख्या x है, लड़कों की संख्या x है। ठीक है, तथा लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या y है। ये हो गया। अब आपसे ये पूछ रहा है कि कुल मिलाकर तो 10 हैं ही ये लोग, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या क्या है? 4 अधिक है ऑलरेडी, तो ये 4 अधिक है, और यहाँ पे क्या है? लड़कों की संख्या। तो अगर मैं लड़कियों की संख्या में से 4 घटा दूं, इसमें से 4 मैं घटा दूं, तो क्या दोनों बराबर हो जाएंगे? ठीक है, क्योंकि लड़कियों की संख्या पहले से ही 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कों की संख्या से ये 4 अधिक है, तो 4 मैं घटा दे रहा हूं, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। चलिए, तो ये आपका हो गया। तो यानी कि आ गया आपका, ये आ जाएगा y माइनस एक्स बराबर 4। ये आपका आ गया पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन बोल रहा है कि दोनों की कुल संख्या कितना है? x प्लस वाई बराबर कितना है? 10 है। ये तो दोनों की कुल संख्या है। ठीक है, तो आपको पता करना है 4 अधिक को, तो प्रतियोगिता में भाग ले लड़कियों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। और ये भी एक काम करना है आपको ग्राफीय विधि से। तो देखिए ग्राफीय विधि के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक घर बनाते हैं, जो जिसे देखिए मैं इसका मान निकाल रहा हूँ। पहला का तो हो जाएगा इसका, यहाँ पर ये हो जाएगा y माइनस एक्स बराबर 4 हो जाएगा ये तो। और यहाँ पर क्या करते हैं, x का वैल्यू रखते जाते हैं और y का वैल्यू आते जाता है। तो ये x हो गया, ये y हो गया। तो x का वैल्यू आप ऐसा रखिए कि y का वैल्यू भी एक डिसेंट वैल्यू है। x का वैल्यू मैं मान लीजिए रखता हूँ 0, x का वैल्यू मैं 0 रख दिया। y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 4। x का वैल्यू मैं माइनस x का वैल्यू मैं 2 रख रहा हूँ, x का वैल्यू 2 रख रहा हूँ, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। आ गया। तो दूसरा इक्वेशन क्या बोल रहा है? दूसरा इक्वेशन क्या बोल रहा है कि दोनों का सम कितना है? पहले से बोल रखा है कि y यहाँ पर बोल रहा है कि x प्लस वाई मिलकर दोनों कितने हैं? 10 हैं। ठीक है, दोनों मिलकर 10 हैं, तो इसका भी हम लोग बना सकते हैं एक नया इक्वेशन। तो यहाँ पर हो जाएगा x और यहाँ पर हो जाएगा y। तो यहाँ पर x और y क्या हो जाएगा? देखिए
अगर मैं x5 लेता हूँ तो y क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। x में यदि 6 लेता हूँ तो y क्या आ जाएगा, 10 माइनस 6 4 आ जाएगा। ये तो मैंने निकालने बता रखा है पहले से। तो आपके पास 2 पॉइंट मिल गया। अब इसको क्या कीजिए, हल कीजिए। तो और ये भी ग्राफी विधि से हल करना है। तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा वो 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5 6 7। ऐसा कर दिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 और ये माइनस का 6 माइनस का 7, इधर हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 और ये माइनस का 6। देखिए पहला x5 है तो दूसरा कितना है, 1 मिनट, हाँ चलिए ठीक है। पहला x5 है तो y कितना है, 5 है, तो 5 पर 5, तो ये आपका यहाँ पर आएगा कुछ यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया 5,5, ठीक है। दूसरा आ रहा है 6,4, तो 6 पर आ रहा है 4, तो ये हो गया आपका यहाँ पर, तो यानी कि ये आ जाएगा। तो आपका पॉइंट हो जाएगा, ये हो गया, ये हो गया पॉइंट। ये 6,4 यहाँ हो जाएगा 6,4, ठीक है। तो ये पॉइंट मिला, उसको आगे बढ़ा दीजिए, इसको भी आगे बढ़ा दीजिए। अब आगे यहाँ पर 0,4, तो जब 0 है ये तो y कितना होगा 4, तो ये हो गया आपका। और जब ये 2 है तो ये 6 है, तो x जब 2 है तो y कितना है 6 है, ये हो जाएगा यहाँ पर आ गया। तो ये आपका ये हो जाएगा लाइन, ठीक है। तो ये कहाँ पर मिल रहे हैं दोनों, ये यहाँ पर मिल रहा है, यानी कि ये पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है, यानी कि एग्जैक्ट इसका आंसर कितना आ जाएगा जहाँ पे कट करेंगे। तो यहाँ पर ऐसा कीजिए, ये कहाँ पर कट रहे हैं, यहाँ पर देखिए, हमें इस वैल्यू के निकालना है। तो ये जो लाइन है ये दो कहाँ पर कट रहे हैं, यहाँ पर कट कर रहे हैं, तो इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए देखिए ऐसा कीजिए कि इस रेखा को कहाँ पर ये कट कर रहा है, तो ऐसा कीजिए, ये दो अपने पास है तो दोनों यहाँ पर देखिए x प्लस वाई है, x प्लस वाई बराबर कितना है 10 है, और यहाँ पर क्या दे रखा है माइनस, ऐसा कीजिए इसको y प्लस एक्स लिख लीजिए और इसको लिख लीजिए y माइनस एक्स, कितना है बराबर में 4 है। दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये जोड़ दिए तो ये कितना हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2y बराबर कितना हो गया 14, और यहाँ पे y बराबर कितना हो जाएगा 7, 7 दूनी 14, तो y का मान यहाँ पे 7 हो जाएगा। ये हो गया y का मान 7 हो गया। और y का मान जब हम लोग किसी एक में रख देंगे, इसमें जैसे कि इसी में रख दे रहा हूँ, तो 7 जब रखेंगे यहाँ पर y का मान, तो x का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो x का मान 3 आ गया। समझ में आ गया। तो ये वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगा, यानी कि 7 लड़कियां हो जाएंगी और 3 लड़के, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए 7 लड़कियां व 3 लड़के, 7 3 10 हो गया। और देखिए 3 से ये 4 लड़कियां ज्यादा हैं क्या, लड़कों से 4 लड़कियां ज्यादा है ना, तो ये आपका आंसर हो गया। क्या ये समझ में आया, क्या आ गया। तो ये आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो हम लोग अभी पढ़ेंगे इसको, ये बिल्कुल फिलहाल क्या किया आप इसको बस देख लीजिए। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन आपका है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। तो एक पेंसिल और देखिए यहाँ पर क्या कीजिए, लिखिए माना कि पेंसिल का मूल्य कितना है 100 रुपये है, एक पेंसिल का, माना कि एक पेंसिल का। उसी प्रकार माना कि एक पेंसिल के बाद क्या है एक कलम का मूल्य कितना है
वाई रुपए है। तो देखिए पेंसिल का 100 रुपये और ये वाई, जैसे हमने किया था बैट और बला का, कि बला का इतना दाम है और बॉल का इतना दाम है, तो ये बस वैसा ही है कि एक का दाम अगर 100 रुपये है तो दो का दाम कितना होगा, 2x, 10 का दाम तो 10x, यानी कि उसको गुना कर देंगे उतना से, एक का दाम दे रखा है तो ऐसे ही करना है। तो ये बोल रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य कितना है, 50 रुपये। तो यहाँ पे लिखिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, 5 कलम और 7 पेंसिल, ठीक है, नहीं नहीं 5 पेंसिल और 7 कलम। तो देखिए 5 पेंसिल के 5 एक्स हो जाएगा और 7 पेंसिल का 7 वाई हो जाएगा, दोनों का मिलाकर कितना रुपए खर्च कर रहा है ये, तो ये 50 रुपए दे रहा है। पहला इक्वेशन तो ये हो गया आपका। दूसरा इक्वेशन हो जाएगा आपका कि अगले बार क्या बोल रहा है कि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य 46 रुपए है। तो 7 पेंसिल का 7 एक्स और 7 पेंसिल और 5 कलम, 5 कलम का 5 वाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना है टोटल, 46 रुपये हो जाएगा। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, दूसरा इक्वेशन हो गया। तो देखिए यहाँ पर दोनों का अब थोड़ा सा, एक मिनट, 5 एक 7 वाई 50, यहाँ पर 5 एक 7 वाई बराबर में 50। तो इसको आप हल कीजिए, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा x और यहाँ पर y हो जाएगा। तो यहाँ पर x का वैल्यू लीजिए, x का वैल्यू आप क्या लीजिएगा, यहाँ पर x का वैल्यू 3। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 गुना 3, 5 ये 15 और ये 7 वाई बराबर में 50। तो कितना हो गया यहाँ पर 15, 7 वाई बराबर में 50। तो ये हो जाएगा 7 वाई बराबर में 50 माइनस 15, तो ये 35 हो जाएगा। और यहाँ पे 7 वाई, तो वाई बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। एक्स का वैल्यू जब हमने 3 रखा तो वाई का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। अगले बार एक्स का वैल्यू क्या लेते हैं, तो एक्स बराबर ले लेते हैं -4। तो -4 लेने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 और -4 और ये 7 वाई बराबर में 50, तो हो जाएगा आपका -20 और इस 7 वाई बराबर में 50। तो यहाँ पे 7 वाई बराबर में हो जाएगा प्लस का 50 और यहाँ 20, 7 वाई बराबर में हो जाएगा 70। तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, वाई बराबर हो जाएगा 10, ठीक है। तो वाई बराबर हो गया 10, ठीक है। तो अगला इक्वेशन क्या हो गया, यहाँ पर ये हो गया। अगला इक्वेशन दे रखा है आपका 7x 5 वाई बराबर 46, 7x 5 वाई बराबर 46। तो ये हो जाएगा 7x प्लस 5 वाई बराबर में 46, ये आपका हो गया। तो ये आपको बनाइए। देखिए अगले बार हम लोग x का वैल्यू क्या लेते हैं, देखिए तो क्या लेंगे x का वैल्यू, x का वैल्यू ले लेते हैं 7, 7 3 21, 3 का x और यहाँ पे y, ठीक है। ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y, तो हो जाएगा x का वैल्यू मैं ले लेता हूँ 3, तो y के वैल्यू यहाँ पे देखिए 7 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5 वाई और यहाँ पे 46। तो यहाँ तो 21 हो गया और प्लस में 5 वाई बराबर में 46। तो 5 वाई बराबर में 46 माइनस 21, तो ये हो जाएगा 6 में से 5 और ये 4 में से 2 2। तो y बराबर कितना आ गया, 5, ठीक है। 5 5 25, ठीक है। तो y का वैल्यू आ गया 5। अगले बार x का वैल्यू लेते हैं 8, x का वैल्यू होगा जाएगा 8। तो x का वैल्यू 8 लेंगे तो कितना होगा, 7 8 और यहाँ पे 5 वाई बराबर में 46। तो हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 56 और ये हो जाएगा 5 वाई बराबर में 46। तो 5 वाई बराबर में 46 माइनस 56, तो ये तो हो जाएगा -10 और ये 5 वाई, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। 5 दूनी 10, ठीक है। तो वाई का -2 हो जाएगा। एक्स का वैल्यू कितना लिया था हमने, 8 लिया था। तो ये अपने 2 पॉइंट मिल गए और इसके हेल्प से हम लोग अब सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, तो क्या है यहाँ पर, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 6, इसको थोड़ा सा और मैं इधर करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 हो गया। ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9
-10, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर आ जाइए, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, तो पहला पॉइंट है 3 और 5, तो 3 पे 5 ना, तो ये 3 है और इस पे 5, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर, देखिए 3 पर 5, ठीक है, ये हो जाएगा और ये 3 आपका हो गया। ठीक है, अगला पॉइंट है -4 पे 10, तो -4 यहाँ पर है, इस पे कितना आना चाहिए 10, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ये हो गया आपका -10। ठीक है, ये हो जाएगा -10, तो ये -4 -10। ठीक है, अगले बार देखिए, अगले लाइन के लिए 3 और 5 है, तो 3 पे कितना है, तो ये तो इसको मिलाइए पहले, ये आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पर, देखिए इसे इसको मिलाते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा लगभग, ये हो गया। ठीक है, अभी थोड़ा सीधा हो गया ऐसे। चलिए अगले बार क्या है, 3 और 5 है, तो 3 पर हमें 5, ये दोनों तो कॉमन पॉइंट मिल गया, यानी कि हमारा पॉइंट यही है शायद, और दूसरा तो हो जाएगा 8 और -2, तो 8 पर आ रहा है -2, यानी कि ये आ रहा है आपका यहाँ पर, तो ये आ रहा है यहाँ पर, तो ये हो गया 8 -2, तो इसको ही मिला देते हैं। देखिए इसको हम लोग मिलाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका, यानी कि अपना आंसर यही आ रहा है, ये है आपका 3,5, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, कहीं पे कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलिए, तो आपका आंसर है 3, यानी कि पेंसिल का मूल्य x है, तो x की जगह पर क्या है 3 है, और कलम का मूल्य y है, तो y की जगह पर क्या है 5 है, तो यही आपका फाइनल आंसर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः पेंसिल का मूल्य 3 रुपए और कलम का मूल्य 5 रुपए, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए दूसरा क्वेश्चन को करने से पहले ना हम लोग कुछ कंडीशन देखेंगे। देखिए क्या है, जैसे होता क्या है जनरली क्वेश्चन, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ऐसा होता है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशन हुए। ठीक है, दो समीकरण है। अब हमने शुरू से ही पढ़ा था कि क्या पढ़ेंगे, हमने दो चरों में रैखिक समीकरण पढ़ेंगे, यानी कि तो रैखिक समीकरण है और दो और युग्म होगा उसमें, तो दो समीकरणों का रैखिक युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, तो ये हो गया। अब ऐसा होगा कि ये जोड़े कैसे रहते हैं साथ में, तो एक तो देखिए ऐसा आपका होगा कि एक मतलब क्या हो जाएगा, ऐसा एक जगह पे क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, ऐसा हो सकता है। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि दोनों रेखाएं क्या होंगे, दोनों रेखाएं समांतर होंगे। समांतर ये नहीं, बराबर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये भी समांतर है, समांतर ये भी है, इसके बीच की दूरी हमें देखना है, इसके बीच की दूरी अगर यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 ही रहेगा, यहाँ भी 5 ही रहेगा, इसकी दूरी, बीच की दूरी कभी बदलेगी नहीं। मैंने पहले बताया था, जैसे ट्रेन की पटरी, कॉपी में जो लाइन होता है ना, कॉपी में जो लाइन बना होता है एक दूसरे के हिंदी कॉपी का जो लाइन होता है वो भी एक तरह से समांतर होते हैं। ठीक है, रेल की पटरी सबसे अच्छा उदाहरण है। तो पहला एग्जांपल तो ये हो गया पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण हो गया कि या तो लाइन ऐसा हो सकता है, या तो दोनों लाइन ऐसे हो सकते हैं, या फिर ऐसे हो सकते हैं कि एक लाइन चल रहा है और उसी के ऊपर एक लाइन और आ गया, यानी कि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएंगे, ओवरलैप करेंगे, एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, चढ़े हुए रहेंगे। तो देखिए इसको बोलेंगे हम लोग प्रतिच्छेदी, क्या बोलेंगे इसको, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। अच्छा, उसके बाद हम लोग इसको बोलेंगे समांतर रेखाएं, इसको बोलेंगे समांतर रेखाएं। ये जो है ना, ये समांतर रेखाएं हैं, ये हो गया समांतर
रेखाएं, ठीक है। और इसे हम लोग जैसे एक रेखा है उसी के ऊपर दूसरा रेखा है, तो ऐसे ऐसे रेखाओं के जो युग्म होंगे उसको बोलेंगे संपाती रेखाएं, रेखा युग्म, संपाती रेखा युग्म। और इसको बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा युग्म और रेखा युग्म, ठीक है। तो युग्म मतलब जोड़ा। तो हम लोग 3 कंडीशन पढ़ेंगे, ठीक है। 3 कंडीशन में कौन कंडीशन, इन दोनों का कौन सा कंडीशन है जो कि प्रतिच्छेदी कराता है इसको, इन दोनों का कौन सा कंडीशन है जो कि संपाती कराता है, और इन दोनों का कौन सा कंडीशन है जो कि समांतर रखता है, ठीक है। तो ये चीज हमें अभी पढ़ना है। तो देखिए क्या होगा इसमें, इसमें देखिए आपका आपको बस यहाँ से क्या करना है, यहाँ से आपको A1 A2 पिकअप कर लेना है। तो यहाँ पे A1 क्या है, A1 तो अभी A1 है, और यहाँ पे A2 हो गया, और A3 यहाँ पे A1 A1 B1, और यहाँ पे C1, और A2 B2 और C2 हमें पता करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जब ऐसा होगा कि A1 अपॉन A2, A1 बटा A2 और B1 बटा B2 और C1 बटा C2, ऐसा कंडीशन होगा, हमें क्या करना है, A1 और A2 का वैल्यू यहाँ पे रख देना है। तो अगर A1 बटा A2 और B1 बटा B2 और C1 बटा C2 अगर ये इक्वल माने दोनों बराबर नहीं रहेंगे, ये दोनों बराबर जब नहीं रहेंगे, इसको भी ले लीजिए, ये अगर, तो हमने A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 ऐसा अगर दे रखा है, तो इसका मतलब हुआ कि हमारे जो रेखा युग्म होंगे, जहां ये कंडीशन आपको मिला उसके बाद तुरंत आप कहेंगे कि ये कैसी रेखा होंगी, तो ये प्रतिच्छेदी रेखा युग्म होंगी। कैसी रेखा होंगी, प्रतिच्छेदी रेखा युग्म होंगे, ठीक है। पहला काम तो ये हो गया। दूसरा आपको करना है कि प्रतिच्छेदी रेखा युग्म तो कैसा होगा भाई, तो ये ऐसा होगा, देखिए एक रेखा ये होगा और दूसरा रेखा ये होगा, तो ये कहीं पे प्रतिच्छेद करेगा, ये यहाँ पे प्रतिच्छेद करेगा, तो ये आपका अकेला मतलब एक ही यहाँ पे हल होगा जहाँ पे प्रतिच्छेद करेगा, क्योंकि ये इधर बढ़ते जा रहा है, एक इधर बढ़ते जा रहा है, तो कहीं पे फिर से काटेगा नहीं। अब जब नहीं काटेगा तो ये क्या है, कोई हल नहीं आएगा, तो यानी कि अपने पास केवल और केवल एक हल होगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे अद्वितीय हल। कैसा हल बोलेंगे, अद्वितीय हल। तो ऐसा हल, ये हल जाएगा अद्वितीय हल, ठीक है। अब अद्वितीय हल आया तो इसको हम लोग संगत भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संगत, ठीक है। तो देखिए ये 4 कंडीशन आपको जानना है। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको ऐसा मिलता है A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2, ठीक है। अगर आपको ये तीनों बराबर मिलते हैं, मतलब ये देखिए ये अगर ये ऐसा होता है और यहाँ पर ये वाला जो B1 बटा B2 और C1 बटा C2 ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ये आपको मिलेगा समांतर रेखा युग्म। क्या मिलेगा, समांतर रेखा युग्म। ये कैसा होगा, समांतर रेखा युग्म होगा। अब समांतर रेखा युग्म का मतलब क्या होगा कि दोनों के बीच की दूरियां क्या होंगी, बराबर होंगी, यानी कि एक रेखा ऐसा होगा, एक रेखा ऐसा होगा, तो इनके बीच की जो दूरी होगी बराबर होगा, यानी कि समांतर रेखा युग्म। जैसे ये असमांतर रेखा हो, क्योंकि ये जाकर के आगे कहीं पे जाकर के मिल जाएगा, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर मिल जा रहा है, तो ये असमांतर रेखा होगा। समांतर रेखा मतलब कहीं आगे जाकर के ना तो इधर मिलेगा ना तो पीछे मिलेगा, ये समांतर रेखा होता है, ठीक है। अब ये समांतर रेखा ना तो कहीं आगे मिलेगा ना कहीं पीछे मिलेगा, चाहे आप कितना हो आगे बढ़ाइए, तो इससे क्या होगा कि कोई हल नहीं आएगा, यानी कि कोई हल नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे कोई हल नहीं, ठीक है। अब जब कोई हल नहीं होगा तो इसको बोलेंगे असंगत। क्या बोलेंगे इसको, असंगत। आ गया, ये समझ में आया क्या, ये समझ में आ गया। तो जहां पे हल होगा वहां पे हम लोग संगत बोलेंगे, जहां पे हल नहीं मिलेगा वहां पे हम लोग असंगत बोलेंगे। अब यहां पर देखिएगा, एक होगा आपका A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और बराबर C1 बटा C2। अगर तीनों बराबर हो गए, अगर तीनों बराबर हो गए तो क्या हो जाएगा, ऐसे रेखा युग्म जो होंगे इसको बोलेंगे संपाती, संपाती रेखा युग्म, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, संपाती रेखा युग्म बोलेंगे इसको।
इसको बोलेंगे संपाती रेखा युग्म। तो संपाती रेखा युग्म बताया था मैं कि एक रेखा ऐसे चली और उसके ऊपर एक रेखा और आ गई, तो ये हो गया आपका संपाती रेखा, यानी कि इसी के ऊपर एक रेखा और है, यानी कि यहाँ पे दो रेखाएं, यानी कि एक ही के ऊपर। तो रेखा बेसिकली क्या होता है कि रेखा मतलब क्या है, बिंदुओं का संयोजन, यानी कि बिंदु बिंदु मिलकर क्या बना रखा, रेखा बनाए। तो इसमें जितने सारे बिंदु होंगे इसके भी उतना ही सारे बिंदु होंगे, क्योंकि ये पीछा पीछे चल रहा है, आया। तो इसीलिए इसको बोल देंगे यहाँ पर अनेक हल, यानी कि जितने हल इसके होंगे, ये जहां जहां चलेगा वहां वहां चलेगा, यानी कि जिसका ये जिस बिंदु पे चलेगा वो भी इस बिंदु पे चलेगा, ठीक है। यानी कि इसीलिए इसको बोलेंगे अनंत 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 हल। क्या बोलेंगे इसको, अनंत हल, ठीक है, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसको बोलेंगे, देखिए हल है ना यहाँ पर, यहाँ भी हल है, तो इसको बोलेंगे संगत। तो ये तो समझ में आ गया। यानी कि आपको ये जो डाटा है अगर आप क्लियर रखेंगे तो आपको अभी का जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ वो बिल्कुल भी आपका देखिए क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जब कोई बराबर नहीं है तो एक हल, कोई बराबर नहीं है तो अद्वितीय हल, ये इसको बोले यूनिक सॉल्यूशन, संगत रहेगा, ठीक है। मतलब हल रहेगा तो संगत रहेगा और नहीं हल रहेगा तो असंगत रहेगा, ये चीज समझ लीजिए, ठीक है। तो अगर कोई बराबर नहीं है तो यहाँ पे अद्वितीय हल, और अगर सब बराबर है तो यहाँ पे बहुत सारे हल, ठीक है। अगर सब बराबर है तो यहाँ पे बहुत सारे हल, और यहाँ पे अगर केवल और केवल क्या है, ये जो है ना ये वाला बराबर नहीं है तो ये क्या है, कोई हल नहीं है, यानी कि समांतर है। ये चीज आप रख लीजिए याद, बाकी बात आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ तो देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अनुपातों A1/B2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है, देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन दे रखा है 5x - 4y 5x - 4y + 8 = 0, ये दे रखा है, ठीक है। 7x + 6y, तो 7x + 6y यहाँ पर दे रखा है -9 = 0, ऐसा कुछ दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1 मिनट, क्वेश्चन मिला 5x - 4y + 8, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अच्छा अब यहाँ से आपको क्या सबसे पहले काम करना है, आपको सबसे पहले पता करना है A1 क्या है। तो यहाँ पर A1x B1y C1 है क्या, तो A1 बराबर क्या दे रखा है 5, B1 बराबर क्या दे A1 बराबर यहाँ पे दे रखा है B1 बराबर दे रखा है 4 -4, ठीक है। यहाँ पे -4 क्योंकि ये सब कुछ प्लस में होना चाहिए, तो यहाँ प्लस हो जाएगा तो ये माइनस अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। C1 बराबर क्या है, तो यहाँ पे 8, A2 बराबर क्या है यहाँ पर, तो 7, और B2 बराबर क्या है, तो 6, और C2 बराबर क्या है, तो -9, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। ये तो यहाँ पर सिंपल आपसे यहीं से निकाल रहे हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 आ गया। अब यहाँ पर देखिए आपको पता करना है कि ये कैसी रेखाएं हैं, मतलब क्या है कि प्रतिच्छेद कर रहा है या समांतर है या फिर संपाती है, ठीक है। ये चीज में तीनों में से एक ही कोई होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब आपको कंडीशन पता करना है। तो देखिए यहाँ पर ऐसा कीजिए कि यहाँ पे कीजिए A1 बटा A2, ठीक है। A1 बटा A2 क्या आ रहा है 5/7, B1 बटा B2 क्या आ रहा है -4/6, यानी कि आ जाएगा -2 और यहाँ पे 3, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा -2/3 आ रहा है इसका मतलब। और C1 बटा C2 का आ जा रहा है, ये आ जा रहा है आपका 8/-9, यानी कि बराबर आ गया -8/9 आ गया। यानी कि A1 बटा A2 5/7 है, B1 बटा, यानी कि कोई भी बराबर नहीं है। यानी कि क्या मिला, A1 बटा A2 बराबर नहीं है, B1 बटा B2 बराबर नहीं है, C1 बटा C2 मिला क्या, ऐसा ही मिला क्या। देखो अब चलिए मैं अभी समझ में नहीं आया, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे। यहाँ पर दे रखा है A1 बटा A2 क्या दे रखा है, ये दे रखा है यहाँ पर A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2। पहले तो आप ऐसा कीजिए, पहले आप इसको लिखिए क्या दे रखा है 5/7 बराबर नहीं है -2/3 के बराबर नहीं है -8/9 के। ऐसा जब नहीं है
तो इसका मतलब क्या होगा कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 और बराबर नहीं है c1 बटा c2। जब ऐसा आ गया, इसका मतलब अभी हमने क्या बताया था कि जब सभी बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ए आपका आ जाएगा। तो यहां पर हो गया, ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा अद्वितीय हल, ये हो जाएगा अद्वितीय हल। कैसा हल हो जाएगा, अद्वितीय हल। तो अद्वितीय हल का मतलब क्या है कि ए कहीं पे प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है, ये कहीं पे प्रतिच्छेद करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कैसा होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं। अद्वितीय हल का मतलब समझ में आ गया ना कि ये कैसे होंगे, ये होगा ऐसा अद्वितीय हल। अब मान निकालने के लिए तो बोला नहीं है, निरूपित कीजिए प्रतिच्छेद करती है समांतर है, ठीक है। तो ये पता चल गया, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड में क्या है, सेकंड क्वेश्चन आपका है 9x प्लस 3y, 9x प्लस 3y प्लस क्या दे रखा है 12, प्लस 12 बराबर में 0 दे रखा है, ठीक है। उसके बाद दे रखा है यहाँ पर 18x प्लस 6y प्लस 24, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर में 0। अब देखिए यहाँ पर आपको एक काम करना है। अभी हमने क्या बताया कि सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको a1 a2 फाइंड करना है। a1 यहाँ पर है, यहाँ b1 है, यहाँ पर c1 है। तो सबसे पहला काम अपना क्या है कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 पता करना है आपको, सबसे पहला काम। तो क्या हो जाएगा, a1 बराबर हो गया 9, b1 बराबर हो जाएगा 3 और c1 बराबर हो जाएगा 12, और a2 बराबर हो जाएगा 18 और b2 बराबर हो जाएगा 6 और c2 बराबर हो जाएगा 24। ये हो गया आपका पहला काम। अब यहां पर देखिए a1 बटा a2 क्या आया, 9 बटे 18 आया क्या, यानी कि 9 एकम 9, 9 दूनी 18, कितना आया 1 बटे 2 आया क्या। फिर देखिए b1 बटा b2 क्या आ रहा है 3 बटा 6, यानी कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आया 1 बटे 2। फिर c1 बटा c2 देखिए, c1 बटा c2 कितना आया 12 बटे 24, तो कितना आया 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो कितना आया 1 बटे 2। तो देखिए सारे 1 बटे 2 आ रहे हैं क्या, हाँ, तो सारे 1 बटे 2 आ रहे हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर कि a1 बटे, यहाँ पर ऐसे लिखिए 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2, यानी कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। जब ऐसा आया, यानी कि जब ऐसा कंडीशन आया आपके पास कि सारे बराबर हों, तो क्या होता है, सारे बराबर हों तो क्या होता है कि ये क्या हो जाता है यहाँ पे संपाती, क्या हो जाता है संपाती रेखा युग्म। संपाती रेखा युग्म का मतलब क्या हुआ कि एक रेखाएं हैं उसके ऊपर दूसरी रेखा आ गई, आया समझ में, एक रेखा है और उसके ऊपर दूसरी रेखा है, ये संपाती रेखाएं हैं, ठीक है। तो संपाती रेखा युग्म है, ठीक समझ में आ गया। तो संपाती रेखा युग्म का मतलब क्या है कि अनेक हल, ठीक है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। एक तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का, सेकंड का तीसरा पार्ट है ये। अब देखिए इसमें करना क्या है, मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया कि सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 पता करना है। तो क्या है, सिंपल सा, x के गुणा में जो है ना उसको a1 बोलेंगे, y के गुणा में जो है उसको b1 बोलेंगे, और यहाँ पे बाकी बात c1 रहेगा। यहाँ x के गुणा में है उसको a2 बोलेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ y के गुणा में क्या है -1 है, कुछ नहीं दिख रहा है तो कम से कम -1y हो तो -1 जा y, तो वही रह जाएगा। तो यहाँ पर b2 पता करना है, यहाँ पे c1 c2 हो गया। तो आपको सबसे पहले पता क्या करना है, a1 कितना है तो 6 है, b1 कितना है तो -3 है, ठीक है, और c1 कितना है तो 10 है, a2 कितना है तो a2 आपका 2 है, b2 कितना है तो -1 है, और c2 कितना है तो 9 है। आ गया क्या। अब यहाँ पर देखिए a1 बटे a2, a1 बटे a2 क्या आ रहा है 6 बटा 2, कितना 2 एकम 2, 2 3 6। अब b1 बटा b2 क्या आ रहा है, तो b1 बटा b2 आ रहा है -3 बटा -1, तो ये भी कट गया तो कितना आ गया 3 आ गया। और c1 बटा c2 कितना आ रहा है, तो ये हो गया 10 बटे 9,
तो ये तो कटने नहीं कटेगा, ये तो इतना ही रहेगा। यानी कि आपको क्या मिला यहाँ पर, ये आपको क्लियर पता चल गया कि 3/1 है, फिर बराबर 3/1 है, फिर यहाँ पे 10/9 है, ये तो बराबर नहीं है। यानी कि हमें समझ में क्या आया कि A1/A2 A1/A1/A2 तो बराबर है B1/B2 के, B1/B2 के बराबर है, ठीक है। और यहाँ पर क्या इक्वल नहीं है, C1/C2, ये इक्वल नहीं है। यानी कि अपने पास क्या मिला कि जब ये दोनों बराबर हैं तो क्या होता है, वो रेखाएं समांतर रेखाएं होती हैं। कैसी रेखाएं होती हैं, तो समांतर रेखा युग्म। कैसी हो रेखाएं हैं, समांतर रेखा युग्म होंगे, ठीक है। समांतर रेखा युग्म का मतलब क्या है कि ये रेखाएं ऐसी चलेंगी, यानी कि इनका कोई हल नहीं होगा, यानी कि कोई हल नहीं, क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं। यानी कि कोई हल नहीं है तो इसको हम असंगत भी बोल सकते हैं। तो अपने पास 3 पॉइंट, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, हालांकि इसमें पूछा नहीं है इसलिए मैं लिखूंगा नहीं। तो ये आपका तीसरा आंसर है। चलिए, ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज के, इस प्रश्नावली के जो बचे क्वेश्चन है उसको हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आप इसे कीजिए, कोई भी दिक्कत होता है तो आप मुझे लिखिए, कमेंट कीजिए, और अच्छा लगता है आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, बताइए, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।